Hello students, in the previous lecture we have studied about balancing of chemical reactions, and in this lecture we will study about the types of chemical reactions. जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकता है ताकि उसे आगे का लेक्चर सही से समझ में आ सके. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स. मीन्स केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि बॉन्ड्स की ब्रेकिंग एंड मेकिंग होगी, तभी वो रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है. ठीक है, अगर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स नहीं हो रहा है तो उसमें उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते हैं. नो एलिमेंट्स चेंजेस इनटू अनदर एलिमेंट नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. और इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता. मीन्स जो एलिमेंट है अगर सोडियम है तो वो सोडियम ही रहेगा प्रोडक्ट में भी, कुछ और नहीं बन जाएगा, एल्युमिनियम नहीं बन जाएगा. ठीक है, और जो एटम है वो डिसअपियर, किसी जो मिक्सचर है उसमें से डिसअपियर नहीं होता. ये हमने लास्ट टर्म पे भी पढ़ा हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पढ़ा हुआ था उसके बेसिस पे कि कोई भी एटम जो भी है वो क्या होगा, कहीं अलग से नहीं आता. जो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड में वही हमें उनके बीच में जो होंगे बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होके न्यू तरीके से बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और कोई न्यू कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, तो कुछ भी अलग से नहीं आता है. जितना रिएक्टेंट्स में हमने जो लिया वो होता है उसी के बीच में जो बॉन्ड्स पहले ब्रेक होंगे और न्यू तरीके से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से न्यू कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना है. तो कौन कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि हमने इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है. मीन्स जो भी रिएक्टेंट है, जो कंपाउंड्स हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं रिएक्टेंट के फॉर्म में, उनका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है. अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स. मीन्स अगर टू या मोर रिएक्टेंट्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो क्या करेंगे, कंबाइन कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि दो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं तो प्रोडक्ट भी दो मिलेंगे. यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है कि अगर हमने रिएक्टेंट्स 2 लिए हैं या उससे ज़्यादा लिए हैं तो लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा. तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मीन्स रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या होगा, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जैसे हमने देख लिया. यहाँ पे क्या है, जैसे CaO प्लस H2O. यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है. दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो CaOH होल ट्वाइस बना रहे हैं और साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है. मीन्स हीट एनर्जी निकल रही है, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है. ठीक है, इसी तरीके से तो एक और रिएक्शन हम देख रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. मीन्स कार्बन है सॉलिड फॉर्म में. यहाँ पे जो हमने साइड में दिखा हुआ है इसका मतलब है, अगर SCl लिखा हुआ है या G लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये होता है, S लिखा है तो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में क्या लिखा है, G. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट. ठीक है, तो ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है एंड इट गिव्स CO2 जो कि वो भी क्या है, गैसियस स्टेट में. तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब G. ये हम हमेशा नहीं यूज़ करते, कभी कभी यूज़ किया जाता है दिखाने के लिए कि कौन जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ये किसका एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ कोल का की रिएक्शन है कि अगर कोल को हम बर्न करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी. कि कोल जो है यूजुअली क्या होता है, उसमें कार्बन होता है, कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन होता है, उसके साथ बर्न कर रहे हैं. मीन्स बताया ही था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज़ अगर बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा, CO2. तो CO2 गैस बनती है हमारे बर्निंग ऑफ कोल में. ठीक है, वैसे एक और रिएक्शन क्या है, 2H2 प्लस O2. मीन्स 2H2 है और हाइड्रोजन के साथ में किसकी रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर, H2O बन जाएगा. ये क्या हमने पढ़ा ही था लास्ट टाइम पे कि बैलेंसिंग करते हैं, दोनों साइड्स के एटम्स को इक्वल करने के हमने बैलेंस किया है, इसीलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ये लगे हुए हैं. ये किस चीज़ की रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ
वाटर की रिएक्शन है। वाटर का फॉर्मेशन क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी, दोनों कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या है, वाटर, यहाँ लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या देखो, गैस के फॉर्म में है हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जो रिएक्टेंट्स है वो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट बने, ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट फॉर्म में भी बन सकता है। ठीक है, अब अगर ये भी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कैसे अगर दो रिएक्शंस कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर पूछा जाए आपसे तो आप ये डेफिनेशन लिख के और ये एग्जांपल्स, इनमें से कोई भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। अब अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था, हीट इवॉल्व हो रही थी, हीट एनर्जी निकल रही थी। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, हीट एनर्जी लिबरेट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ हीट इज इवॉल्व इन द रिएक्शन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या है, मीन्स बाहर जाना, और थर्मिक मीन्स हीट क्या है, वो बाहर जा रही है, तो बाहर निकल रही है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो इसमें आप ये एग्जांपल्स दे सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व होगी। नेचुरल गैस की बात की तो नेचुरल गैस के लिए यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें मीथेन कंटेंट होता है, जो CH4 प्लस बर्निंग कर रहे हैं, बताया कि बर्न जब भी करते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो बर्न करेंगे तो CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन आप अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स लिखने होंगे तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन जो हम ब्रीथ करते हैं तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस निकलती है और साथ में एनर्जी निकलती है ना, हीट एनर्जी निकलती है। अगर हम कोई भी रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट निकलती है, तो वो भी एक तरीके की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 मीन्स ये किसका है, ग्लूकोज है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ, रेस्पिरेशन मीन्स हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी हम फूड मटेरियल जो भी खा रहे हैं उसके जो ग्लूकोज कंटेंट होता है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, CO2, जो हम क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। साथ में वाटर फॉर्म होता है, जो हमारी बॉडी में वाटर रहता है, और साथ में क्या, हमें एनर्जी मिलती है जो कि ये हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी अपना वर्क करने के लिए भी मिलती है, और साथ में क्या करता है कि हीट एनर्जी निकलती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एनर्जी इसमें इवॉल्व हो रही है। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट भी क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखने हो या इनमें से अगर पूछ लिया जाए कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसका एग्जाम्पल हो, तो आप कह सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इस टाइप की रिएक्शन है, तो कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक चीज़ आपको क्लियर कर दी जाए कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स ये हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नहीं हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। और ये रिएक्शंस हम इनको, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती तो क्या होता, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता, जैसे यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो दीज आर नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको एक समझाने के लिए अलग से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही थी, तो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इवॉल्व होता है, तो उनके लिए एक अलग से मतलब उनको डिफाइन करने के लिए बनाया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी आ सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और कोई और जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी क्या हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में की कैटेगरी में आ सकती हैं। ठीक है, सो नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी इसके नेम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज होने का मतलब ब्रेक होना,
मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जाना। इसमें क्या होता है, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। मीन्स इसमें क्या रहता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। लास्ट जो प्रीवियस हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन में, उसमें क्या हो रहा था, 2 और मोर रिएक्टेंट्स से कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कई सारे रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके नेम से पता चल जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन कर रहे हैं मीन्स रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, डिकम्पोज मीन्स ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, FeSO4 टू FeSO4 है ये, यहाँ इसके ये सिंबल क्या है, हीट का सिंबल होता है। ऐसे ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ये सिंबल हीट का होता है, हीट के लिए शो करता है। अगर हमने उसको हीट किया तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाता है। FeSO4 क्या है, ब्रेक होके क्या क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसी तरीके से CaCO3, इसको भी अगर हमने हीट किया तो हीट होने से क्या हो रहा है, ये भी डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। तो CaO प्लस CO2 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंगल रिएक्टेंट लिया था जो कि हीट देने पे या किसी और मेथड से, जैसे भी हम जो भी रिएक्शन कंडीशन होगी उससे क्या हो, अगर ब्रेक होके कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है CaO यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो इसका यूज़ किस में होता है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में होता है। ये कभी कभी पूछ लेते एग्ज़ाम में कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर में जो यूज़ करते हैं उसका कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है, क्या नेम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आप लिख सकते हैं। इफ़ डिकम्पोजिशन इज़ डन बाय हीटिंग, थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर ये डिकम्पोजिशन जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हीट प्रोवाइड की ना, इसको क्या किया, हीट किया, हीट की वजह से ये क्या हो गया, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो गया ये कंपाउंड। तो अगर ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, हीट की वजह से हो, इसलिए थर्मल, जहाँ भी थर्मल या थर्मो करके यूज़ वर्ड आए दैट मीन्स उसका मतलब है हीट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हीट से अगर डिकम्पोज हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 2PbNO3 लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, यही थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये भी है। यहाँ पे भी ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स थे जो हमने पढ़े थे, और ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो सकता है कि PbNO3 लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, तो ये बनेंगे, फॉर्म होंगी। तो ये क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। और NO2 कैसी होगी, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी। तो कभी कभी उसमें पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि अगर लेड नाइट्रेट है उसको हीट करते हैं तो एक ब्राउन कलर की मतलब गैस निकलती है, वो कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि क्या बनेगी, NO2, जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स के फॉर्म में गैस निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं। सिर्फ तो ज़रूरी नहीं कि हमने जो डिकम्पोजिशन किया वो सिर्फ हीट की वजह से हो, और भी मेथड्स हैं जिससे हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, सनलाइट की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, AgCl को अगर हम सनलाइट में रख दें, सिल्वर क्लोराइड है, इसको हम सनलाइट में रख दें तो क्या फॉर्म होगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, Ag और Cl2 में। तो Ag सिल्वर बन जाएगा, जो सिल्वर होता है हमारा मेटल, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और साथ में Cl2 गैस, ये गैस के फॉर्म में इसको तरीके से एरो जो दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है। अगर इस तरीके से सिंबल लिखा है दैट मीन्स गैस इवॉल्व हो रही है। इसी तरीके से सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे Cl और Br का डिफरेंस है। अगर इसी तरीके से AgBr के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। अगर हम उसे सनलाइट में रख दें, एक्सपोज के लिए सनलाइट से, तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा, तो Br2 गैस निकल जाएगी और यहाँ पे सिल्वर हमें मेटल अलग से सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन यूजुअली पूछी जाती हैं, यहाँ पे से ब्राउन फ्यूम्स का नाम से पूछी जाती हैं कि कौन सी गैस निकलती है इस रिएक्शन में, और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे ग्रे कलर का हमें
सब्सटेंस मिलता है वो क्या होता है और क्या रिएक्शन होती है इसमें, तो ये आपको रिएक्शन लिखनी होती है और साथ में ये बताना होता है कि हमें क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है जो कि ग्रे कलर का होता है। ठीक है, तो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और सनलाइट टू डिकम्पोज। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनके लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो हम उसको ब्रेक कर पाएंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से हमें मिलती है, या तो हम हीट के फॉर्म में या तो सनलाइट के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। तो हीट या सनलाइट की हेल्प से क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो और ऐसी जो रिएक्शंस हैं जिनमें क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मीन्स इनसाइड अंदर और थर्मिक मीन्स हीट या एनर्जी। तो अगर कोई हीट एनर्जी या एनर्जी है उसको हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें क्या हो रही थी, एनर्जी या हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, मीन्स बाहर निकल रही थी। इसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स हम उस रिएक्शन में अंदर कंज्यूम हो रही है। तो दीज आर, जिसमें कंज्यूम होगी, एब्जॉर्ब एनर्जी होगा, तो उनको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH प्लस अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर करें तो क्या फॉर्म होगा, BaCl2 प्लस NH3 अमोनिया प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमें नॉर्मली ऐसे देखना हो तो कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो यूजुअली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसमें हमने बताया कि हीट इवॉल्व हो रही है, तो हीट इवॉल्व होगी मीन्स क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, मीन्स हमें वार्म फील होगा। और यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो अगर आप ये रिएक्शन की है, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को मिक्स किया है और ये रिएक्शन हुई उसमें, तो आप अगर उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा, वो हमें कोल्ड मतलब ठंडा फील होगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस यूजुअली क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करती हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। Now let us move to the third type of reaction, that is displacement reaction. अब displacement reaction, इसका भी नेम से हमें पता चल रहा है कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स एक चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जा रही है। तो इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। में से एक, अगर हम सपोज करें कि कोई एक एलिमेंट है जो कंपाउंड फॉर्म में है, उसका कंपाउंड है, उसमें से कोई दूसरा एलिमेंट बाहर से आके उसको अपनी जगह से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा Fe प्लस CuSO4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका किसका कंपाउंड है, कॉपर, ये एलिमेंट है ना, सिंपल कॉपर एक एलिमेंट है, इसका कंपाउंड बना हुआ है सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट बन गया है, तो ये कॉपर सल्फेट कंपाउंड है। अब इसमें से क्या हो रहा है, ये एक जो दूसरा एलिमेंट है जो कि क्या है, यहाँ पे आयरन है, वो क्या कर रहा है, इस कॉपर को इसकी जगह से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, यहाँ से इसको हटा दे रहा है, यहाँ से हट जाएगा और इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे इसको इसकी जगह से हटा के वो पोजीशन खुद ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ पे जब इसने ऑक्यूपाई किया तो क्या हुआ, ये सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया, FeSO4 प्लस। अब ये क्योंकि यहाँ पे इसने आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर क्या अकेला बच गया, तो ये सिंगल कॉपर बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कोई एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल से हमें देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि जिंक है, जिंक ने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग डिस्प्लेस हो गया। इसी तरीके से लेड है, CuCl2 के साथ इसका ये कंपाउंड है, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो PbCl2 बन गया और कॉपर यहाँ डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है उसके कंपाउंड से, तो दे आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
यहाँ पे डिस्प्लेस ये क्यों कर दे रहे हैं कि ऐसा क्या है कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है और ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जिंक एंड पीबी, ये जो जिंक है, पीबी है, आयरन जो है, दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हैज़ दे डिस्प्लेस कॉपर। ये इससे ज़्यादा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इस वजह से इसको डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। अगर इससे लेस रिएक्टिव होते तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते। कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई ज़्यादा पावरफुल है तो वही तो डिस्प्लेस कर पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसी वजह से दे आर डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी की जो नए रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। अभी आप इसको रिवाइज कीजिए एंड कोई भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।